हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज हम चलिए हिस्ट्री का क्लास 10th का लेकर के आ गए हैं एक ही वीडियो में, अध्याय 1 और अध्याय 2। ठीक है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी में पढ़ लेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा टॉपिक है ये दोनों। ठीक है, इसमें से कम 5 या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है और सब्जेक्टिव 5 या 6 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका थ्योरी कंसेप्ट सीखते हैं और थ्योरी कंसेप्ट से आप बुक कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ से देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला बात यह है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति अपना चेतना, राष्ट्र के प्रति आपका विचार। ठीक है, यानी अपने राष्ट्र को कैसे आगे ले जाए, कैसे डेवलप करे, कैसे उसका विकास करे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचने वाला विचार को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप, हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग यूरोप में रहते हैं, यूरोप महादेश में रहते हैं। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है ना, तो उसी में जो है कैसे राष्ट्र के प्रति चेतना आया, कैसे आया, नहीं आया। तो आपको यहाँ से हम बता दें कि जो भी कोई कोई यहाँ पर फ्रांस का जो क्रांति हुआ था उसका बड़ा महत्व रहा है। इवन कि केवल यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके पूरे विश्व में प्रभाव रहा अपने अपने राष्ट्र को प्रति चेतना जगाने का, स्वतंत्र होने का। ठीक है, ये सारा चीज़ें होता है क्योंकि कभी कभी युद्ध जो होता है ना, हानि के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट भी हो जाता है। तो चलिए देखिए, फ्रांसीसी यहाँ पर दिया है फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। यहाँ पर देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि वहाँ पर जो सबसे पहला बात कि राष्ट्र थी, फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था। तो ये हुआ था आपका 1789 में। ठीक है ना, चलिए देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा कि वहाँ का जो राजा था लुईस 16वां। ठीक है, तो वो बहुत निरंकुश था, उस पर कोई आप अंकुश नहीं लगा सकते थे, कोई उस पर कुछ बोल नहीं सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहला यही हुआ कि निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। ठीक है, वहाँ पर जो निरंकुश, क्योंकि नेपोलियन आने वाला था। आगे देखिए, लोकतंत्र का उदय हो गया। अब जब राजतंत्र खत्म हुआ तो लोकतंत्र का उदय होने लगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार उगने लगे और जनरल स्टेटस जनरल टाइप का अपने अपने विचार निकलने लगे। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। वो तो फ्रांस का क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव क्या था। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का पूरे यूरोप पर प्रभाव क्या पड़ा। तो पूरे यूरोप पे सबसे पहला आपका प्रभाव पड़ा कि यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय होने लगा कि अपने अपने प्रति अपना अपना राज्य होना चाहिए, हमारा राज्य ये है अपना, मतलब लोगों के अंदर एक उत्सुकता जगी कि जब फ्रांस अपना अलग कर सकता है अमेरिका जैसे देश से लड़ करके, ब्रिटेन जैसे देश से लड़ करके, तो हम क्यों नहीं। ठीक है ना, आगे देखिए, राजतंत्र शासन प्रणाली को खत्म किया गया। यानी अब राजतंत्र शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। क्यों, कब, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में भाईचारा की भावना जागृत हो गई। देखिए, युद्ध तो हुआ, युद्ध में हानि तो हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बंधुत्व और भाईचारे का भावना उगने लगा। ठीक है, और समाजवादी विचार का उदय हुआ। देखिए, देश का, जिस राष्ट्र का समाज अच्छा नहीं होगा उसका कभी भी राज्य और देश अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज जो है ना, समाज पर डिपेंड करता है। यानी पूरे देश जो होता है, पूरे राष्ट्र जो होता है, ये समाज पर डिपेंड करता है कि आपका समाज कैसा है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर जो है लुई 16वां का ये सारा आतंक मचाया गया था फ्रांस में। तो लुई 16वां एक थोड़ा सा मंद बुद्धि का था और वो ऐसे ही बन गया था क्योंकि उनके पूर्वज लोग बन रहे थे। तो अगर आज ये नेपोलियन नहीं होता ना, तो लुई 17वां 18वां 20वां हम लोग पढ़ते रह जाते। ठीक है ना, यहाँ नेपोटिज्म आ जाता। तो आगे देखते हैं कि जब ये लुईस 16वां के मतलब कि एथी किया गया, विरोध किया गया, तो वहाँ पर एक नया राजा का एथी होता है, आगमन होता है, जिसका नाम है नेपोलियन। ठीक है, चलिए, नेपोलियन जो है ये कब आता है, तो 1799 से आता है और 1815 तक ये रहता है। चलिए देखिए,
तो नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। सबसे पहला कि जब ये आया ना फ्रांस में, नेपोलियन आया तो कुछ प्रशासनिक सुधार किया। वो सुधार किया था और बाद में ये भी थोड़ा सा देखा गया कि ये भी उसी विचार का है। ठीक है, देखिए तो पहला तो बात कि ये प्रशासनिक सुधार क्या है, तो 1804 में एक नागरिक संहिता लिखा, या उसी को कहते हैं नेपोलियन संहिता। ये क्या है, नियम कानून का एक किताब है। पूछेगा कि बताइए नेपोलियन संहिता क्या है, तो ये एक नियम कानून का बुक है जो कि ये लिखा था नेपोलियन बोनापार्ट। कब, 1804 में। ठीक है, उसमें लिखा क्या था कि जो लुई 16वां जो है जन्मदात विशेषाधिकार दिया था उसको पहले समाप्त किया। ये जन्मजात विशेषाधिकार क्या होता है, यानी अगर लुईस 15वां का बेटा अगर हुआ लुईस 16वां तो वो राजा होगा ही होगा, उसका जन्म से अधिकार था। तो सबसे पहला चीज किया क्या कि इसको खत्म किया। दूसरा, यही उसका गलती था कि मतलब कि लुईस 16वां लुईस 17वां बनाने का वो प्रणाली बना दिया था, जन्मजात एक अधिकार दे दिया था। सबसे पहला ये खत्म किया। ये पता कैसे चलता है, तो नागरिक संहिता से या नेपोलियन संहिता के बुक के अंदर ये नेपोलियन लिखा था। दूसरा क्या किया कि सभी लोगों का कानून में समक्ष बराबर, यानी जो सभी लोगों को कानून के अधिकार से सभी लोग बराबर है, ये उसमें लिखा। और तीसरा क्या किया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो सुरक्षित रखा, दूसरे के हाथ में नहीं दिया, और वो सब अपने हाथ में रखा था। इसी गलती के कारण वो वहाँ पर चूक गया। और यातायात में विस्तार किया, संचार में भी सुधार किया। देखिए लुईस 16वां ने इन्हीं गलतियों के कारण अयोग्य राजा रह गया। ठीक है, पूछता है कि बताइए फ्रांस के अयोग्य राजा किसे कहा जाता है, तो लुईस 16वां को। चलिए यहाँ से आपका ये खत्म होता है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अब जो है फ्रांस की क्रांति। क्या है, फ्रांस की क्रांति। चलिए अच्छा सा देखते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ था ही, उसके पीछे का जो था वो अब देखते हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का एकदम जड़ यानी ओरिजिन पॉइंट है कि धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद आया। तो ये चेतना कहाँ से हुआ, तो फ्रांस की क्रांति से। देखिए फ्रांस के समाज की बंटवारा हुआ। पहले फ्रांस के समाज 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, ये कौन बांटा, तो लुईस 16वां बांटा था। ठीक है, फ्रांस के राजा कौन था, पूछेगा कि फ्रांस के पहला अयोग्य राजा कौन था, तो लुई 16वां। ठीक है, देखिए फ्रांस की जो समाज है वो 3 वर्गों में बांट दिया गया। और कौन कौन है, तो आपका है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है ना, तो देखते हैं। प्रथम वर्ग में किसको रखा गया, पादरी को। पादरी क्या होता है, तो जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदू समाज में जो है पुजारी होते हैं, उसी तरीके से ईसाई समाज के पुजारी को पादरी कहते हैं। तो पादरी को रखा गया प्रथम वर्ग में। द्वितीय वर्ग में रखा गया सामंत को या कुलीन वर्ग को, जो राजा महाराजा है। ठीक है, और तृतीय वर्ग में हम लोगों को यानी किसान को रखा गया, मजदूर को रखा गया, व्यापारी को रखा गया, शिक्षित को रखा गया। देखिए दोनों में क्या है कि ये टोटल परसेंट का 90% तृतीय वर्ग में, 10% में वो दो वर्ग थे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति से यूरोप पर प्रभाव क्या पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो दार्शनिकों का। दार्शनिक जो है अपना योगदान दिए लिखावट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, क्योंकि उस समय तो ऐसा टेक्निकल चीज़ें व्यवस्था नहीं थी, फिर भी यही थे। उस जमाने के स्मार्टफोन दार्शनिक को कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे दार्शनिक थे, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन हम उसमें से जिक्र करेंगे रूसो पर, वोल्टेयर पर और मास्टेक्यू पर। ठीक है, ये 3 प्रमुख आपका दार्शनिक है जो कि राष्ट्रवाद का चेतना जगाने में इनका प्रमुख भूमिका रही है। फ्रांस के जनता को जागरूक करने में, ठीक है ना, लुईस 16वां के विरोध में, यानी लुईस 16वां को विरोध में ये लोग फ्रांस के जनता को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए आपका लुईस 16वां जो राजा है, ये जन्मजात अधिकार दे करके रखा है कि अगर हमारा बेटा होगा तो राजा ही होगा और आपका बेटा हुआ तो वो भिखारी ही होगा। क्या ये गलत है कि नहीं है, तो लोगों ने कहा कि हाँ गलत है। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ें जो है ये दार्शनिक लोग अपना बताए तो लोगों में जागरूकता फैली।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दार्शनिक का भी विशेष अधिकार रहा था। देखिए अमेरिका जो है वह ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन फिर अमेरिका जो है ब्रिटेन से आज़ादी पा लिया, और जब विश्व युद्ध हुआ ना तो वो अमेरिका ब्रिटेन के तरफ से यानी मित्र राष्ट्र के तरफ से लड़ा था और युद्ध में विजय भी करवाया था, ठीक है। और फ्रांस जो है ये अमेरिका, आप देखिए फ्रांस के कई लोग जो है ना अमेरिका में काम करने भी जाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस के कई लोग अमेरिका में काम करने जाते थे और अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हुआ, और ये क्या हुआ कि ये कुछ ब्रिटेन भी फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भी गुलाम था। बाद में फ्रांस जो है क्रांति किया और वो भी ब्रिटेन से गुलाम हो गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ सहयोग भी मिला था। तो यहाँ से ये क्रांति जो है अपना फैलाया, खुद के बल पर फ्रांस क्रांति फैलाया और उससे आज़ादी पा लिया, ब्रिटेन से अंग्रेजों से आज़ादी पा लिया। तो देखिए क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था कि क्यों हुआ क्रांति, ठीक है। क्रांति इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस में ही क्रांति हुआ और क्रांति राजा के प्रति हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो अयोग्य शासक था। क्या था, पहला क्या था, अयोग्य शासक था। उसमें योग्यता नहीं थी, ठीक है ना, शासन करने की योग्यता नहीं थी। और वो कौन था, लुईस 16वां। कौन था, लुईस 16वां। ये बार बार हम दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। चलिए, और दूसरा बात यह है कि मजदूरों का दुर्दशा करके रखा था। मजदूरों को क्या करके रखा था, दुर्दशा, ठीक है। तीसरा है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, वो उसका जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, और यही सारे कारण मिल करके फ्रांस में क्रांति ला दिया। और तीसरा, चौथा क्या है, दार्शनिकों का योगदान। सबसे अच्छा योगदान है दार्शनिकों का। देखिए आप गुलाम है, आपको पता कैसे चलता है, आपको जब तक पता नहीं चलता है कि आप गुलाम है तो फिर आपको मजा आता है। तो ये दार्शनिक लोग ही बताए कि आप गुलाम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे अच्छा योगदान हम मानते हैं दार्शनिकों का, क्योंकि आपका पैर कटा हुआ है, आपको पता ही नहीं, तो आपको लगता है कि पैर कटा हुआ ही जन्म होता है, ठीक है। तो ये लोग बताए कि मेरे भाई पैर कटा हुआ ऊपर से जन्म नहीं होता है, नीचे लोग काटने वाले बैठे हैं। तो कहता है कि ऐसा बात है, तो इनका बहुत अच्छा योगदान है। देखिए 1815 का बाद एक नया रूढ़िवाद निकलने लगा। वो रूढ़िवाद क्या था, तो देखिए एक 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन जो है बहुत अच्छा शासक है, लेकिन उस युद्ध में हार जाता है, ठीक है। आगे देखिए मित्र राष्ट्र, हाँ पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में, ठीक है ना। आगे तो बाद में जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से इसको हरा दिया गया था, ब्रिटेन प्रासा। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है, ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रिया आता है, प्रासा आता है, ठीक है। आगे देखिए मित्र राष्ट्र और फ्रांस की संधि। अब इसके बीच जब वाटरलू युद्ध हुआ तो इसके बाद एक संधि हुआ। कौन सा संधि, मित्र राष्ट्र और फ्रांस की संधि हुई। उस संधि का नाम क्या है, वियना संधि। क्या है, वियना संधि। वो 1815 में ही हुआ, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि जो नेपोलियन के द्वारा फैलाया गया, अब देखिए अब ये जब नेपोलियन मारा गया फ्रांस में, तो नेपोलियन के द्वारा जो फैलाया गया अशांति था उसको आरक्षित करना था, पुनः कायम करने। इसका उद्देश्य था कि जो नेपोलियन द्वारा फ्रांस में अशांति फैला दिया गया है उसको पुनः कायम करना, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसका अध्यक्षता वियना संधि का अध्यक्षता कर रहे थे ऑस्ट्रिया के एक चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ये भी एक दार्शनिक थे, लेकिन इनको एक संविधानिक, अच्छा चांसलर क्या होता है, चांसलर एक संविधानिक पद होता है, ठीक है ना। तो ये अध्यक्षता की है। अच्छा ड्यूक जो है, मेटरनिक जो है, कहते हैं फ्रांस के बारे में कहते क्या है कि फ्रांस जब छींकता है, देखिए सुनिएगा कितना अच्छा बात कहते हैं और कितना इसमें फ्रांस की ताकत को जागरूक करते हैं। कहते हैं फ्रांस जब छींक देता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है ना। ये कहता है मेटरनिक। पूछेगा कि ये किसका वाक्य है, तो ये आपका मेटरनिक का वाक्य है। क्या, कौन सा वाक्य, कि फ्रांस जब छींक देता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा, तो मेटरनिक ने। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर।
और वह किसका अध्यक्षता कर रहा था? तो वियना संधि का। वियना संधि क्यों हुआ था? तो ये इसीलिए हुआ था कि मित्र राष्ट्र और फ्रांस की संधि इसका कहा जाता है, और इसमें इसका उद्देश्य था कि नेपोलियन जो फ्रांस में अशांति फैला दिया है उसको पुनः कायम किया जा सके। चलिए उदारवाद राष्ट्रवाद के मायने समझते हैं। अब देखिए इसमें जो है आपका एनसीईआरटी के जितना दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, उतना ही हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक हम लोग का एग्जाम है और समझना बहुत हम लोग को जरूरी भी है। चलिए, उदारवादी विचार का मतलब होता है अपने लाभ में और दूसरे देश का भी लाभ हो, यानी ऐसा विचार जिसमें हम भी खुश रहे और दूसरा भी खुश रहे, यानी उदारवाद का मतलब होता है तब दूसरे के प्रति अच्छा विचार। अब देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। अब बिस्मार्क का एंट्री होता है, ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या है? यानी जर्मनी जो है ना छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। जर्मनी छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया था, ठीक है। तो क्या होता है कि बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क आता है और बिस्मार्क यहाँ पर आकर के जर्मनी का एकीकरण करता है। और देखिए बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए हमें कितना भी हथियार लाना पड़े, कितना भी खून बहाना पड़े, वो सब कुछ हम करेंगे। जर्मनी के लिए कुछ भी करना हो हम करने को क्या है? तैयार हैं, ठीक है ना। जर्मनी के लिए क्या कहते हैं कि कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए क्या है? तैयार है। तो अब बिस्मार्क जो है ये क्या कहते हैं? लव और रक्त की नीति अपनाते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे ये लोग छोड़ के जाने वाले है नहीं, ब्रिटेन वाले ये छोड़ के जाने वाले है नहीं। तो कहते हैं कि तुम मतलब कि लव और रक्त की नीति अपनाते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए पूछता है, बताइए जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व कौन किया? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मित्र राष्ट्र के अंदर एक आता है प्रासा, जो लोग अलग अलग भाग में बटे थे उसमें, तो प्रासा के रहने वाले थे, ठीक है ना। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काम जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क किया, वही काम भारत को एकीकरण करने में, एकता करने में, स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में सरदार वल्लभ भाई का योगदान रहा। इसीलिए भारत के बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उनको भी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और ये जर्मनी का एकीकरण कब कंप्लीट हो गया? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के लिए वही किए थे जो बिस्मार्क जर्मनी के लिए किया था, और इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, और इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण में कौन कौन योगदान दिए? तो अब जैसे ही पता चला कि एक व्यक्ति बिस्मार्क पूरे जर्मनी का एकीकरण कर सकता है, तो मेजनी वाले भी सोचे कि हम लोग मिलकर के 3 व्यक्ति मिलकर के क्यों नहीं कर सकते हैं। वह 3 व्यक्ति कौन कौन है? मेजनी है, गैरिबाल्डी है, काउंट काबूर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से पूछता है कि मेजनी जो है ये 2 गुप्त संगठन खोला था। मेजनी 2 गुप्त संगठन क्या किए थे? निर्माण किए थे। उसका नाम क्या था? यंग इटली और यंग यूरोप। क्या नाम था? यंग इटली और यंग यूरोप। पूछेगा कि मेजनी, ये यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो मेजनी, ठीक है ना। ये कैसा संगठन है? गुप्त संगठन। और यंग इटली भी है वहीं, और यंग यूरोप। चलिए, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1870 में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये यूरोप में राष्ट्रवाद, ऐसे ही ऐसे फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में भी राष्ट्रवाद का चेतना होने लगा। तो यहाँ से आपका ये खत्म होता है, और आप बुक में जा कर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी आपका खत्म। चलिए अब भारत में राष्ट्रवाद को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का क्या मुख्य उद्देश्य था, मतलब कि क्या मुख्य कारण था, उद्देश्य नहीं कारण था। देखिए, तो सबसे पहला भूमिका इसमें लगाता है, जैसे वहाँ पर ख़त्म हुआ 1870 ये सब, तो उसी बीच में जैसे ही आगे बढ़े तो एक विश्व युद्ध छिड़ने लगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध और उसका भारत पर प्रभाव देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, चाहे प्रभाव अच्छा हो चाहे प्रभाव बुरा हो, पड़ेगा जरूर।
ठीक है ना। आगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पहले देख लेते हैं। डेट आपको याद रखना है कि डेट पर बार बार हम इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपका डेट ही आने वाला है। ये आप कितना भी जानते हो वहाँ पर डेट मारना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो आपका चला था 1914 से लेकर 1918 तक, लगभग 4 साल ये चला था। इसमें ये युद्ध क्या था कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया, पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग क्या है, तो दो गुटों में, भाग का मतलब गुट, मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। पूछता है कि भारत किन के ओर से था, तो भारत मेरे भाई किसी के ओर से नहीं था, भारत किसी के ओर से नहीं था। तो बताइए मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, अमेरिका। हम आपको बताए थे कि ब्रिटेन इसी थी पर आज़ाद किया था कि बोला था कि जब आगे हमको काम आए तो तुम्हारा साथ देगा, तो क्या ठीक है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस किस में आते हैं, मित्र राष्ट्र में, ठीक है ना। आगे देखते हैं धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। भारत किसी भी तरफ से नहीं था, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। क्यों, ब्रिटेन कह रहा था कि भारत तुम मेरा साथ दो हम तुमको आज़ाद कर देंगे, भारत तुम मेरा साथ दो हम तुमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारत जानता था कि ब्रिटेन जो है छिलल मुर्गा है सब, ठीक है, वो सब मुकर जाएगा। तो ये कुछ हद तक जो है भारत वाले भी साथ दे दिए, सैन्य बल के सपोर्ट कर दिए। तो यूरोप जहाँ रहेगा, मतलब कि भारत जिसमें गया उधर गया तो ये तो सपोर्ट किया था, ज़्यादा मतलब दिया नहीं था, लेकिन सबसे शक्तिशाली तो था अमेरिका। तो इसमें जो है मित्र राष्ट्र का जीत हुआ और ये सबका क्या हुआ, हार हो जाता है। चलिए तो इसका प्रभाव देखते हैं। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि भारतीयों पर अधिक कर लगा दिया जाता है। अब ये क्यों होता है, देखिए जैसे ही युद्ध हुआ और ये युद्ध लगभग 4 साल तक चला था, और 4 साल में जिसका हार हुआ उसका तो हार हुआ ही, साथ ही साथ धन माल का भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा। और दूसरे में मित्र राष्ट्र का भी युद्ध में बहुत पैसा लग गया था, इतना पैसा लग गया था कि वो भी मतलब कि बहुत मतलब कि पैसा के दृष्टि से कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि युद्ध में उसमें विश्व युद्ध है और कम से कम 4 सालों तक चला था, तो पूरा मतलब आर्थिक व्यवस्था डगमगा गया था। और दूसरा बात ये था कि ब्रिटेन जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा कर्ज दे दिया था। ब्रिटेन जो है अमेरिका जो है ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था, अब इसको चुकाना था। और चूंकि ये जीते हुए राष्ट्र की तरफ था, तो अब ये क्या करता है, ये भारत को, ये सभी लोग क्या करते हैं, अपना वसूली करने के लिए भारत को टॉर्चर करते हैं और भारतवासियों पर अधिक कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अब भारत वाले को भी समझ में आने लगा कि अरे भाई तुम्हारा युद्ध किससे था, हम उसमें किसी भी तरफ से साथ भी नहीं दिया, तू मांगा तो थोड़ा सा तुमको साथ भी दिए, और ऊपर से क्या कर रहा है कि तुम भारत पर टैक्स बढ़ा रहा है। युद्ध तुम किया, जीता तुम, हराया किसी और को, टैक्स हम क्यों दे। तो धीरे धीरे देख रहे हो, धीरे धीरे यहाँ से भारतवासियों में क्या आ रहा है, जागरूकता आ रही है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। दूसरा कारण क्या हुआ कि आगे देखिए ग्रामीण युवाओं को, अब देखिए उस युद्ध में जो है, युद्ध में ग्रामीण युवाओं को जबरन ले जाने लगा। 4 साल युद्ध चल रहा था, तो 1 साल में लगा कि अब धीरे धीरे डगमगा रहे हैं, तो भारतवासी को देखा कि जो हष्ट पुष्ट है, शरीर से मजबूत है, चाहे ज्ञान है या नहीं है, उनको जबरन भर्ती करता था। इसलिए नहीं कि जॉब दे रहा है, इसलिए कि युद्ध में ले जाना है, ठीक है। तो ये लगा कि यार हम क्यों जाएं। धीरे धीरे भारतवासियों के मन में अपने भारत के प्रति, यूरोप के प्रति राष्ट्रवाद जगना स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए भारत में महामारी, और उस समय आपको पता होगा कि 1904 से लेकर 1918 या 19 तक का जो समय था, महामारी था, प्राकृतिक आपदा था, कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़। सुखाड़ आएगा तो फसल होगा नहीं, बाढ़ आएगा तो बहा ही देगा, ठीक है। और इसमें किसान जो है अपना कर चुकाने में असमर्थ हो रहे थे, और उधर जो है वसूली करने पर अड़े हुए थे अंग्रेज। तो अब लगा कि नहीं, ऐसे होगा नहीं। तब क्या होता है कि गांधी जी को भारत आगमन होता है। ये दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके 9 जनवरी 1815 को क्या करते हैं, 1915 को ये भारत लौटते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं आ रहे हैं, बहुत बार आ चुके हैं, क्योंकि भारत ही इनका घर ही है। लेकिन अब कब जा रहे हैं अपने गांव पर, ये मायने नहीं रखता है, क्या बन के जा रहे हैं मायने ये रखता है।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखते हैं गांधी जी का भारत में आगमन का पीछे का कहानी हम लोग सीखते हैं कि क्या था कहानी। तो देखिए पीछे का कहानी है कि 1885 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कौन कराए थे? एओ हयूम, ठीक है ना, एओ हम कराए थे। ओके। और बीच में ही क्या हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। तो ये सारा घटना ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और 1907 में क्या हुआ ना कि सूरत जो है, सूरज नहीं, सूरत अधिवेशन, अधिवेशन से गड़बड़ाइएगा मत, अधिवेशन मतलब मीटिंग, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। और कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसमें जो दो दल बट गए, एक नरम दल और एक गरम दल, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। अब देखिए उस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे कि लोगों को अपना बात तब तक प्रेम से मनवाना चाहिए जब तक कि वो लगे कि मान जाए। और उसी में थे वो सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सारे थे, वो लोग गरम खून के थे, नौजवान थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। तो वो लोग कहे कि नहीं, अगर वो एक गाल पे मार रहा है तो हम दूसरा गाल अपना क्यों देंगे, ठीक है ना। तो ये तो वो लोग विरोध किए और दोनों अपना कांग्रेस का विभाजन हो गया, दो दलों में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता कौन हुए? ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम दल के लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय का एक स्वराज पार्टी का जब निर्माण कर रहे थे ना, तो उस समय इनका मृत्यु हो गया था, लाठी से लोग मार दिए थे, ठीक है ना। आगे देखिए अब जब पता चला कि गांधी जी आने वाले हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं कि गांधी जी को ले लेते हैं अपने तरफ, क्योंकि वो सत्य अहिंसा के तो वो पहले से ही अपना थे, और ये भी, और गुरु भी उनका वही थे, गुरु जो है आध्यात्मिक विचार के थे। तो गांधी जी जो है भारत में 9 जनवरी 1915 को कदम रखते हैं, उसी को कहते हैं प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति कहीं दूसरे का रहने, कुछ कहीं दूसरे देश का रहने वाला हो, कहीं दूसरे देश में जा कर के रहता हो, और जिस दिन लौटेगा उसी देश को, उसी डेट को, उसी दिन को कहते हैं प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी को लौटे तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ठीक है ना। आगे देखिए कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ आए थे? भारत। कब आए थे? 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो आते हैं तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले उनको राजनीति के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जैसे ही आए, महात्मा गांधी आए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गए थे, और ज़्यादा पड़ जाने के बाद में एगो केस को बहुत दिन तक खींच दिया करते थे, ठीक है। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से पूछते हैं कि क्या क्या ये सब मसला है। तो कहते हैं कि देखो गांधी, तुम पहले भारत का भ्रमण करो, क्योंकि तुम अभी अभी अफ्रीका से आए हो, बताने से दुख नहीं जाहिर होगा, जा करके देखो, ठीक है ना। वो कहते हैं कि बताने से दुख जाहिर नहीं होगा कि दर्द कितना हो रहा है, जा करके उस दर्द जिसको हो रहा है उस किसान से तुम मिलो, भ्रमण करो, और अंग्रेजों का शोषण खुद अपने से देखो, और उसके बाद तुम जो है अपना वकालत झाड़ना, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और वो क्या उपदेश दिए कि भारत का पहले भ्रमण आप करिए। तो जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो एक साल बाद लखनऊ मीटिंग हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो इनको अच्छा खासा मौका मिल गया, कहे कि जाओ अधिवेशन में ही तुम चले जाओ, लखनऊ अधिवेशन में ही तुम चले जाओ। तो उसी अधिवेशन में मीटिंग हो रहा था, और उसी अधिवेशन में बिहार का एक व्यक्ति अपना मुद्दा लेकर के आया हुआ था कि चंपारण में अंग्रेज 3 कठिया व्यवस्था चला रहे हैं, ठीक है। उसी में मुद्दा लेकर के आए थे, जिनका नाम क्या था? बिहार के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। उसमें एक अपना मुद्दा लेकर के गए थे कि अंग्रेज हम लोगों को जबरन 3 कट्ठा खेती करवाता है नील का, और नील के खेती करने से होता क्या है कि मेरा ज़मीन जो है बंजर होने को है सब, ठीक है। तो ये लेकर के मुद्दा गए हुए थे, और उसी अधिवेशन में कौन पहुंचे हुए थे? गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि बात तो सही कर रहा है राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब राजकुमार शुक्ल भी देखते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अफ्रीका से लौटे हुए, तो हाथ जा करके जोड़ के कहते हैं कि हे महादेवता, मतलब कहते हैं कि मतलब कि हमारा जो एथी है चंपारण बिहार में पड़ता है, ठीक है, और उसमें जो है लोग
तिनकठिया व्यवस्था जबरन लगाए हुए हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है हमको कहीं और जाना है, कोलकाता उनको जाना था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कोलकाता से जैसे ही हम लौटेंगे, कहीं दूसरे जगह जाना था फिर कोलकाता आना था, तो कहते हैं कि अगर जैसे ही हम कोलकाता लौटते हैं ना तो हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। तो राजकुमार शुक्ल को पता चल गया था, उस समय फ़ोन तो था नहीं। तो जैसे ही कोलकाता लौटते हैं 1 साल के बाद 1917 में, तो वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और कहे राजकुमार शुक्ल कि आप तो बोले थे कि चलेंगे चलेंगे, तो चलिए, ठीक है ना। तो कहते हैं ठीक है, हाँ चलो। तो उस दिन से लेकर के आते हैं, तो लेकर के आते हैं। अब आते हैं चंपारण, ठीक है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसमें किस मुद्दा पर बात हुआ था? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया का मतलब होता है 3 कट्ठा। 1 बीघा में कितने कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। उसमें 3 कट्ठा नील का लगाना आवश्यक था, यही विधि था तिनकठिया व्यवस्था, ठीक है। पूछता है तिनकठिया पद्धति में किससे संबंधित है? तो नील के खेती से, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी पहला अपना सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह बिहार से, चंपारण जिले से करते हैं, ठीक है ना। पूछेगा कि बताइए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917। कब? 1917। चलिए देखिए, अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य बात है तुम्हारा तो ये आग्रह सुनी जाएगी, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, यमराज ही क्यों ना हो, सत्य है तो उसका आग्रह सुनना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कहते थे। आगे देखिए, अब देखिए एक वाक्य क्या कहते थे, महात्मा गांधी का वाक्य है, कहते थे अगर हम अपनी आत्मा में शुद्ध हैं तो हमें अपनी बात सामने वाले से प्यार से मनवानी चाहिए। ये गांधी जी कहते थे, और ये ऐसा बात इसलिए कहते थे क्योंकि इनका जो राजनीतिक गुरु थे वो भी क्या थे? आध्यात्मिक विचार के थे। ये कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये तो सत्य और अहिंसा के पुजारी ही बन गए। तो पहला सत्याग्रह में एंट्री करते हैं, चंपारण बिहार में पड़ता है, संबंध नील के खेती से। आगे देखिए, तो कब? 19 अप्रैल 1917 को भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का नेतृत्व में होता है। और उसके बाद जैसे ही सफल हुआ तो उसके बाद तुरंत कर देते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, अब जहाँ पर रहते थे इनका साबरमती आश्रम बनवाए, उसी में 1917 में ही बनवाए। तो जहाँ रहते थे गुजरात में, वहीं पर एक आंदोलन चल रहा था, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा था, तो ये खेड़ा आंदोलन क्या है? तो खेड़ा आंदोलन का पहले डेट पूछता है कि तो डेट क्या है? दम तुरंत उसके 1 साल बाद 1918 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्लेग महामारी का कहर फैला हुआ था, और जब किसान टैक्स नहीं चुका पा रहे थे तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा उन लोगों को दंडित कर रहे थे, और ज़्यादा बढ़ा दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। और यही जो है लेकर के किसान वहाँ पर पहुँचे उनके साबरमती आश्रम में, तो कहा कि ये ऐसा बात है, हम दूसरे के दर्द का निवारण करें और हमारे ठेवने दर्द करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बात सोचते हैं और कहते हैं चलो, तो जा कर के खेड़ा आंदोलन कर देते हैं। लोगों को लगने लगा, तो फिर बाद में ही पता चला कि अहमदाबाद में जो मजदूर है उन लोगों को ना तो सैलरी दिया जाता है, ना तो बोनस दिया जाता है। करा ऐसा बात है, ठीक है। सब लोगों को पता चलने लगा, तो फिर 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल कर देते हैं। उसमें क्या था कि अहमदाबाद में जो है कपड़ा का मिल था, और उसमें जो मजदूर थे ना उनका बोनस मिल रहा था, ना सैलरी मिल रहा था, बस खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा था। तो वो वहाँ पर भी उसका सफल रहा, तो अंग्रेज के ये आंखों में गड़ने लगे, ठीक है। तो जैसे ही अंग्रेज के आंखों में गड़ने लगे तो अंग्रेज सोचा कि अगर हम ये गांधी को भड़काएंगे नहीं, गुमराह नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों पर घातक होना मतलब हो रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजों का एक नीति था, क्या नीति था कि वो लोग किसी से कर्ज लेकर के, आप भी ये जीवन में देखिएगा कि ये चाइना जो है, और ये चाइना का भी नीति रहता था कि जीवन में किसी से कर्ज लेकर के इतना उस सबको तड़पा देता था ना, कि वो लोग खुद हाथ जोड़ के कहते थे कि जो लिया है वही हमको बख्श दे, अब छोड़ दो, ठीक है। तो ये अब नेतृत्व, ये लोग सोचने लगे कि महात्मा गांधी एक आया है, ठीक है, नौजवान आदमी है और सब उसका बात मान रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरा हो सकता है। तो उसी समय एक एक्ट लागू कर दिया अंग्रेज, वो उसका नाम था रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट लागू कब किया गया? 1919 में। रॉलेट एक्ट लागू कब कर दिया? 1919 में। तो जैसे ही रॉलेट एक्ट लागू हुआ 1919 में, तो इसका कानून क्या था कि किसी को भी बिना बताए, बिना कारण बताए उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी को लगा कि ये कौन सा एक्ट है भाई, कारण तो बताओ, ठीक है, कारण तो बताओ कि क्यों ले जा रहे हो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी ले, गांधी जी भी कई बार गए हैं, लेकिन रीजन के साथ गए हैं। इस बार जो रॉलेट एक्ट है इसमें रीजन नहीं बताया जा रहा था, बस लोगों को जबरन लेकर के जाया जा रहा था। तो ये लगा कि ये सही बात नहीं है। दूसरा, जैसे ही ये हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीजन देखिए। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल हो गया, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सफल हो गया, अहमदाबाद तो ये भी 1918 में सफल हो गया। जब 3 गो सत्याग्रह सफल हुआ तो इसको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट का ये लोग क्या दी थी बनाए कि चलो एक ऐसा एक्ट बनाते हैं जिसमें डराया जाए, गुमराह किया जाए, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग, एक बहुत अच्छा स्थान है, उसमें बहुत स्पेस है, उसमें जा कर के मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो मीटिंग करते हैं तो उस समय का जो अंग्रेज था जनरल डायर, उसको पता चल जाता है कि लोग भड़का रहा है, सब नेता जनता के प्रति ये वो आदमी आया है, भड़का रहा है। तो वो क्या करता है कि जलियांवाला बाग में ऑर्डर दे देता है पुलिस कर्मियों को कि जाओ गोली चला दो, बिना मतलब का, यानी बिना कारण थी कि गोली चलवा देता है। उसमें बहुत लोगों का जान का मतलब कि खत्म, कितने लोग तो दबा के मर गए। उसमें एक कुआं था, उसमें भी बहुत लोग गिर के मर गए थे। तो ठीक है, तब पूछता है जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? अमृतसर में। कौन सा अमृतसर? पंजाब वाला। और यह हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तब तक क्या होता है कि एक खिलाफत आंदोलन हो जाता है। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो एक देखिए, मुसलमानों में पैगंबर के बाद एक और पद आता है जिसको हम लोग खलीफा कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि सबसे मेन होते हैं इस्लाम में पैगंबर, उसके बाद आता है खलीफा, ठीक है। तो इसमें जो है 2 गो जो थे, शौकत अली और महमूद अली, ये गांधी जी से मिलने गए और कहे कि गांधी जी देखिए, हम लोगों के समाज में जो अंग्रेज है वह खलीफा पद को क्या कर रहा है, धर्म में डाल रहा है, हटा रहा है, ठीक है। तो ये विश्व युद्ध के ऑटोमन साम्राज्य के लोग थे, जो लोग क्या थे, खलीफा पद को अपनाए हुए थे। तो वो लोग कहे कि ऐसा ऐसा मुद्दा है, तो कहते कि नहीं, ऐसा तो गलत बात है, ठीक है। तो ये खलीफा आंदोलन हुआ। अब पूछता है कि खलीफा आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 से लेकर 1921 तक, 2 साल तक ये चला था। अब इसके बाद अब आगमन होता है कि जब खराब है अंग्रेज, तो हम क्यों नहीं असहयोग आंदोलन चालू करते हैं। और महात्मा गांधी का एक किताब है हिंद स्वराज, ठीक है ना। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी खुद लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि हम लोगों पर अंग्रेज राज इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग करने दे रहे हैं, और हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि हम पर राज करो। और हम मान लो कि रास्ते में चल रहे हैं और कुत्ता घूम रहा है, और कुत्ता को कहते हैं आओ कुत्ता काट, तो काट नहीं लेगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं कि अंग्रेज कुत्ता है और वो काट रहा है इसी के वजह से, क्योंकि हम उसको कहते हैं कि आओ कुत्ता काट। ये हिंद स्वराज में ये सारी बातें लिखे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम उस सब का सहयोग ही नहीं करेंगे, वो आया है लंदन से, आया है इंग्लैंड से, और यहाँ पर आकर के हमारा चाय पीता है, हमारा चीनी खाता है, हमारा चावल खाता है, हमारा गैस मतलब कि ईंधन लेता है, सब कुछ हमारे खाता है, और हम पर ही क्या करता है, अधिकार करता है। तो ये हमारा ही बेवकूफ़ी है। ये हिंद स्वराज के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो असहयोग आंदोलन ये चालू करते हैं कब? 1920 से लेकर 1922 तक चलता है, लेकिन बीच में बंद भी कर देते हैं। थोड़ा सा गलती हो गया था, क्या हो गया था इनसे, आगे देखते हैं। इनका कहना ये था कि असहयोग आंदोलन हम इसी आधार पर चलाएंगे कि उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनके विरोध में वो काम कर रहे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वो अपना पार्टी बना रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी का एक पुस्तक है हिंद स्वराज। पूछता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो गांधी जी, ठीक है। और ये कब लिखे थे? तो 1909 में। कब लिखे थे? 1909 में, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि ब्रिटिश लोग भारत
में शासन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग मतलब कौन, वकील सहयोग कर रहा है, पुलिस सहयोग कर रहा है, विद्यार्थी सहयोग कर रहा है। अगर ये सहयोग न करे, असहयोग करे, तो हम लोग इसमें लिखे हैं कि 1 साल में ही ये लोग छोड़ करके भाग जाएंगे। उस किताब में ये जिक्र किए थे कि ये लोग 1 साल में ही छोड़ करके भाग जाएंगे। किसी को ऐसे भी आप सोचिए ना, किसी को आप 2 दिन इग्नोर करिए, तीसरा दिन वो जरूर वो आपसे रास्ता मोड़ लेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा 1 साल कर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक छोड़ करके भाग जाएगा। तो आगे ऐसे ही घटना चला गया, ये किताब में वो आपने लिखे हैं। लेकिन हुआ क्या कि स्वराज पार्टी बना रहे थे, ठीक है ना। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल के पिता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है वो स्वराज पार्टी का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। वो ये पूछता है कि स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ, 1920 में। और ये लोग क्या कर रहे थे, अपना नारा लगा रहे थे। तो हुआ क्या कि 5 जनवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी नाम के स्थान का पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस पुलिस स्टेशन में बहुत लोग, बहुत सारे पुलिसकर्मी जो थे हिंदुस्तानी भी थे एगो दुगो, लेकिन उसमें ज़्यादातर अंग्रेज ही थे। तो वो लोग क्या करते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ना, तो उसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग भी गुस्सा हो गए और पूरे थाने को ही जला दिए। तो उसमें लगभग 20 या 22 से मतलब कि पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। तो ये जैसे ही गांधी जी को पता चला कि असहयोग आंदोलन के कारण ये सब हुआ, तो उनको लगा कि हम तो बोले थे शुरू में ही कि असहयोग आंदोलन इसी आधार पर चलाएंगे कि उसमें हिंसा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हिंसा हो गया, तो महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। इससे बहुत लोग नाखुश भी हुए थे। महात्मा गांधी को गाली उली भी दिया गया, बहुत समाज का इसे सहना पड़ा, लेकिन महात्मा गांधी वापस ले लिए, ठीक है। आगे हाँ, तो आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के भीतर जो है, भीतर अलग धारा है। यानी असहयोग आंदोलन सफल इतना हुआ ना कि गांव गांव के लोग भी असहयोग करने लगे। गांव में अंग्रेज आता था बिस्कुट खरीदने, दुकान बंद, दूध मांगने तो दुकान बंद, ठीक है। शहर के लोग भी सपोर्ट करने लगे। बागान में भी जाता था कि यह करो, ये दो, तो बागान वाले भी असहयोग करने लगे, नहीं किए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इसको लेकर के कर्नाटक में एक बेलगांव गांव पड़ता है, ठीक है, उसमें संधि हुआ, ठीक है। तब पूछता है कि बेलगांव का संधि कब हुआ, तो 1924 में। कब हुआ, 1924 में। और ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है। और इसी में कांग्रेस अधिवेशन वहाँ पर हो रहा था। उसी कांग्रेस अधिवेशन में बेलगांव में सबसे पहली बार महात्मा गांधी अध्यक्षता की है। और ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी पूरे जीवन में कांग्रेस अधिवेशन में कितने बार गए, तो 1 बार, वो भी बेलगांव के अधिवेशन। तो अब आया क्या, अब इसी में आया था साइमन कमीशन। अब ये क्या था अब साइमन कमीशन कहता है इंग्लैंड के द्वारा था। अब इसमें देखिए पूछता है, दो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था आपका 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। और 1928 में भारत में आया था, ठीक है। यहाँ से ये बात याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928। गठन कब हुआ, 1927। उद्देश्य क्या था, तो संविधानिक सुधार। उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार। और ये उद्देश्य नहीं था, ये अंग्रेजों का चाल था। अरे बुड़बक, हमारी कोई कहता है कि ये मेरी साली है, तो पहले पता लगाओ ना कि उसको शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि हमारा संविधान बना ही नहीं और ये आ गया सुधार करने। हमारा संविधान कब बना, 1950 में, और ये सुधार कब कर रहा है, 1927 में। समझ में आ रहा है कुछ ही सब का नीति। और इसमें दिक्कत था ना कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सबके सब अंग्रेज थे। तो लोग नारा लगा दिए कि दूसरे आदमी हमरा आकर के समझेगा कि हमारा दुख क्या है, दर्द ठेहुना में है और मलहम लगा रहा है पीठ पर, ठीक है। यानी कहने का मतलब अंग्रेज है, सारा अंग्रेज है, और निवारण करने किसका आया है, भारतीयों का। तो भारत वाले जागरूक हो गए थे, क्योंकि जो दूध से मुंह जल जाता है ना, तो इंसान माठा भी फूक के पीता है, ठीक है। तो ये फ्रांस की क्रांति से सीखा, ये सारा जर्मनी की टिकलन और ये
इटली का एकीकरण, ये सब कुछ से ये लोग सब सीख गए थे। धीरे धीरे राजनीति समझ में आने लगा था भारतवासियों को। तो ये लोग इसका विरोध किए। क्यों विरोध किए और विरोध करने का कारण क्या था? भारतवासी इसलिए विरोध किए क्योंकि साइमन कमीशन में सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो लोग नारा लगा दिए गो बैक साइमन कमीशन। नारे लगाने लगे क्या? गो बैक साइमन कमीशन। अब देखिए इसमें नारे, एक गरम दल के प्रमुख नेता का मृत्यु हो गया और इसी नारे में लेकर के जब नारा निकले थे ना, तो इसमें गरम दल का एक नेता थे कौन? लाला लाजपत राय, उनका मृत्यु हो जाता है। अब देखिए भारतीय अशांति के जनक, अब इसको अंग्रेज कहते थे। कुछ एक अंग्रेज बोला कि ये जो है लाला लाजपत राय, ये भारत में जितना भी अशांति फैला है उसका पिता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। आगे देखिए, और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के मुख्य नेता थे। अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है ना। आगे, बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के प्रमुख नेता कहा जाता है और इनको अंग्रेज बोलता था कि ये भारत के अशांति के जनक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब आगे देखिए, इनको कहा जाता है, इनका एक पत्र आया था मराठा केसरी। पूछेगा कि मराठा केसरी का संबंध किससे है? तो बाल गंगाधर तिलक से। और इसी को कहा जाता है पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। और यही कहते कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए अब आगे आते हैं बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तब 1928 में। कब हुआ? 1928 में। बारदौली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये किससे संबंधित था? किसान से। ठीक है। और इसमें हुआ क्या था कि किसान पर 30% टैक्स लगा करके रखा था। ठीक है। और ये मांग रहे थे, तो अंग्रेज 30% टैक्स मांग रहे थे। तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई का आगमन होता है। सरदार वल्लभ भाई जो है, ये उसी तरीके से इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। ये क्या किए कि 30% से घटा करके 6% ला दिए। 30% से कर घटा करके 6% कर दिए। ठीक है। और इसी में लोगों ने इनका उपाधि दिया था। इनका नाम केवल था वल्लभ भाई और इनका सरदार का उपाधि। पूछता है कि सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में वल्लभ भाई को मिला था? तो बारदौली सत्याग्रह में। और उसमें जितने भी औरत थी उस गुजरात की, वो सब औरत कहने लगी कि ही इज द आयरन मैन। वो लोग कहने लगे कि ये व्यक्ति जो है लोहा व्यक्ति है। यानी उसी सत्याग्रह में इनको लौह पुरुष भी कहा गया था। कौन से सत्याग्रह में? बारदौली के सत्याग्रह में। कौन कही थी? तो बारदौली की महिलाएं। बारदौली क्या है? गांव का नाम है। कहाँ पर है? गुजरात में। बहुत बढ़िया। चलिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वही वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण में जिस तरह का बिस्मार्क का हाथ था, उसी तरीके से भारत का एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल का हाथ था। वल्लभ भाई पटेल का दो नाम हो गया, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक आयरन मैन। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और लाहौर अधिवेशन, लाहौर मीटिंग क्या है? तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में 1929 में होता है। इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज्य का मांग था। इसमें क्या था? पूर्ण स्वराज का मांग था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा जी कहा जाता है। चाचा जी की इनको कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना। और इनके पिता का नाम क्या है? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू। आए देखिए, अब ये पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये एक ऐसा योग प्रधानमंत्री थे कि लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ था कि एक ही व्यक्ति को लोग 17 साल तक पसंद किए हुए थे। हाँ चलिए, तो आते हैं यहाँ से। हाँ ये हो गया। आगे देखिए,
तो 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज हमारा क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस के लिए, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में हमारा पूर्ण स्वराज मिल गया। ठीक है ना, तो इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग डेट किए कि 26 जनवरी को हमारा क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस होगा, स्वाधीनता दिवस होगा। तब आगे आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब आया, 1929 में। कब आया, 1930 में। कब, 1930 में। ये क्या था, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम अलग अलग रहता है, पूछता है डांडी मार्च या डांडी आंदोलन या नमक आंदोलन, सबका नाम एक ही है। ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था, ये नमक के लिए था। इसमें यह था कि जो नमक आता था वो अमीर भी खाते थे, वो गरीब भी खाते थे। ठीक है, तो अब महात्मा गांधी को लगा कि ये हमारे क्षेत्र में आता है ये अमीर लोग लेकर के चले जाते हैं और हम लोग के लिए खराब छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी क्या करते हैं कि साबरमती आश्रम से लेकर के 78 गो अनुयायी को लेकर के साबरमती आश्रम से डांडी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, डांडी पहुंच जाते हैं। और इसमें पूछता है कि कितने दिन तक वह चले थे, तो 24 दिन तक। कितने मील तक चले थे, तो 240 मील। ठीक है ना। और जा करके स्टार्ट कब किए थे चलना, तो स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 में। पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, और 1 मील में होता है आपका 1.6 किलोमीटर, यानी सोच लीजिए कि 240 मील गए थे, और 240 मील में आप इतना से गुना कर लीजिए, लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर ये पैदल चले थे। ठीक है ना। चलिए आगे। अब जब इतना होने लगा तो लोगों को लगा कि गांधिया को बुलाया जाए। ठीक है, तो गांधी जी को क्या करते हैं, लोग बुलाते हैं, और गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को। कब होता है, 5 मार्च 1931 को। इसमें हुआ क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 बातों का मांग रखे थे गांधी जी। 11 बातों का मांग रखे थे। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ कि ये क्या है, ये सारा चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इसमें हुआ, तो इसमें जो है कुछ राजनीतिक नेता को छोड़ा दिया। और इसमें ये मांग क्या था, उसमें मांग यह था कि कुछ राजनीतिक नेता जेल में चले गए थे, और महात्मा गांधी का 11 मांग में ये एक मांग था कि हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं को छोड़ा जाए, जेल से छोड़ा जाए। ठीक है, तो उसी में आपका क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 होता है, पहला, द्वितीय और तीसरा। एक साल में एगो पहला हुआ 30 में, दूसरा 31, तीसरा 32। ठीक है ना। गांधी जी क्या पहला में भाग लिए थे, नहीं। दूसरा में भाग लिए थे, हाँ। तीसरा में भाग लिए थे, नहीं। पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन में, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था, 1931 में। चलिए अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। तो ये जो थे, ये आंदोलन सभी वर्गों में लोकप्रिय नहीं हुआ। बाकी जो जितने असहयोग आंदोलन जितना लोकप्रिय हुआ, गाँव में, शहरों में, सभी जगह लोकप्रिय हो गया, सभी जगह ये हो गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का सीमा यही हुआ कि बहुत ही लोकप्रिय नहीं हो पाया। तभी अंग्रेज एक नया नीति लाते हैं, पूना पैक्ट। क्या लाते हैं, पूना पैक्ट। अंग्रेज नहीं, सॉरी, पूना पैक्ट होता है। अब ये पूना पैक्ट में क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी आप आते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, जिसको जय भीम कहते हैं। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। पूना में ये लोग ऐसे कहता था। पूना पैक्ट कब होता है, 1932 में। किन के बीच होता है, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इसमें क्या होता है कि प्रांतीय और विधान परिषद में दलितों के लिए, इसमें अंबेडकर जी कहते हैं पूना पैक्ट में कि प्रांतीय और विधान परिषद में दलितों के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए। उसमें छुआछूत उस समय फैल रहा था। ठीक है, आगे दलितों के लिए शिक्षा की राशि में बढ़ाव किया जाए। अंबेडकर जी उसमें ये महात्मा गांधी के सामने रखते हैं। ठीक है, आगे तो अब क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन आता है अंग्रेजों के प्रति। ये सारा चीज़ कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी भी को लगा कि ये प्रेम से जाने वाला नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये भी अपना दिखाते हैं। तो उसमें नारा लगाते हैं क्या, भारत छोड़ो
ठीक है। गांधी जी इसमें जेल में भी चले गए थे, इसमें गांधी जी जेल में भी गए, उनके पत्नी भी जेल में गई, उनके सचिव भी जेल में गया। पत्नी का मृत्यु उसके जेल में ही हो गया, सचिव का भी मृत्यु जेल में ही हो गया और गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और 8 अगस्त 1942 को ये नारा लगाते हैं कि करो या मरो। अब इनको लग जाता है कि ऐसे अंग्रेज जाने वाला नहीं है, तो कहते हैं क्या कि करो या मरो। लास्ट पे ये सब का होने लगा। तब पूछेगा कि बताइए डू एंड डाई का नारा जो है कब कब दिए महात्मा गांधी, तो ये कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। चलिए, तो यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ जाता है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर कब से 1939 से लेकर 1945 तक, यानी ये भी 6 साल तक चला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन जो है अमेरिका को गुलाम बनाया था और उस समय ब्रिटेन का जो था वह कौन था, मिस्टर चर्चिल। एक बार मिस्टर चर्चिल का घटना आता है महात्मा गांधी के साथ कि मिस्टर चर्चिल जो है महात्मा गांधी को बुलाता है लेकिन वो जाते नहीं हैं। तो वो कह ये कौन व्यक्ति है जो हमसे मिलने नहीं आए। तो गए तो देखे कि आधा धोती पहना हुआ है आधा नहीं पहना हुआ, कहे ये है यार थी अर्धनग्न, ये आधा लंगटे है, ठीक है, आधे लहंगा है, तो कहे ये अर्धनग्न फकीर। तो पूछता है कि अर्धनग्न फकीर कौन बोला था, तो मिस्टर चर्चिल। किसको, महात्मा गांधी को, ठीक है। और तो इस तरीके से ये उसके बाद 1946 में क्या होता है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है भारत को। अब उसमें बात हुआ मिस्टर चर्चिल को कि अब जो है भारतवासी नहीं मानेंगे, तो 15 अगस्त 1946 को क्या होता है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ से आपका थ्योरी ख़त्म हो गया और आगे का आप लोग एनसीईआरटी बुक से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।